हेलो एवरीवन, आ गए हैं नए लेक्चर के साथ। क्लास 10 बायोलॉजी लाइव प्रोसेसेस चल रहा था, उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम लोग न्यूट्रिशन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं उसको। अब ये न्यूट्रिशन के आगे का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यों होता है, वो हम समझेंगे। ठीक, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं रेस्पिरेशन की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है। तो रेस्पिरेशन की नीड है, ज़रूरत है ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। किस लिए ज़रूरत है? हमने अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन करा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी का पालन पोषण किया, न्यूट्रिशन किया, उसको खाना पीना दिया, खाना पचा, ठीक है। और उस खाने में जो भी चीज़ें थी वो हमारी बॉडी को मिली। अब हर एक सेल में वो ग्लूकोज के फॉर्म में पहुंच गया है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। यानी जो एनर्जी हमें फूड से मिली है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में है। ठीक, वो हर एक सेल तक पहुंच गई है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत है कि सेल के अंदर ग्लूकोज तो चला गया है, सेल ने ग्लूकोज तो ले लिया है, लेकिन डायरेक्ट वो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पहले अब ग्लूकोज को भी टूटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा। और जब तक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी। कुछ भी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना, ऐसे ही ग्लूकोज है, एनर्जी से ही बना हुआ है, तो यानी इसमें एनर्जी है। ये जब टूटेगा तो एनर्जी देगा, यानी ग्लूकोज को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे? हथौड़े से तोड़ेंगे इसको? नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लोग समझेंगे। हाँ, ये समझ में हमको आ गया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ठीक, खाना तो खा लिए, न्यूट्रिशन तो हो गया, लेकिन न्यूट्रिशन से जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी का इस्तेमाल जो सेल है वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्म में है। और जब तक ग्लूकोज के फॉर्म में है, सेल के बस की बात नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर ले। ठीक, तो सेल फिर क्या करती है? ग्लूकोज को तोड़ती है। कैसे तोड़ती है आगे देखेंगे। तो ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी देगा, और फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी यानी हमारी जो सेल्स हैं वो काम करेंगी तरह तरह के। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या? रेस्पिरेशन में होता क्या है? वही ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो क्या, ये रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन हो करके एनर्जी देना, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया। अब समझते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एन एरोबिक। दूसरा क्या होता है? एन एरोबिक। एरोबिक और एन एरोबिक में क्या डिफरेंस है? एरोबिक का मतलब एयर का इस्तेमाल हुआ, एयर के लिए क्या? ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। तो अगर ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, यानी अगर रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो अगर ग्लूकोज को तोड़ा गया किसका इस्तेमाल करके? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। हवा का इस्तेमाल हुआ, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ। वहीं अगर हवा का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स एनाएरोबिक करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स एरोबिक करते हैं। ठीक, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हुआ, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देख लेते हैं तीनों चीज़ों को। हमें ओवरऑल करना क्या है? एरोबिक हो चाहे एनाएरोबिक हो, दोनों तो रेस्पिरेशन ही है।
रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज ही तोड़ना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल बोल रहे थे, 6 कार्बन होते हैं। कहने का मतलब ये है, कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन हैं, उसको पहले तोड़ा जाए और इसको तोड़ करके 3 कार्बन वाला मटेरियल बनाया जाए, जो कि क्या है? पाइरूवेट बोलते हैं उसको। 6 से किस में कन्वर्ट कर दिया? 3 में। ये कहाँ पे होता है? मान लो ये सेल है, बॉडी में क्या है? बॉडी जो है सेल से ही तो बनी हुई है। ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक, और ये पूरा सेल का साइटोप्लाज्म है, यानी सेल की बॉडी है। साइटोप्लाज्म यानी होता है सेल की बॉडी, ठीक है। ये पूरा सेक्शन, ये न्यूक्लियस छोड़ दो, ये पूरा सेक्शन जो खाली वाला दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, यानी सेल की बॉडी है, ठीक। तो पहला स्टेप कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यानी सेल की बॉडी में, ठीक है। क्या होता है? जो ग्लूकोज है वो टूट के किस में कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में, ठीक है। यानी ये सेल क्या करती है? सेल की बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला था उसको तोड़ के क्या बना देती है? पाइरूवेट। कितने कार्बन वाला? 3 कार्बन वाला। पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है एनर्जी रिलीज करवाना। वो कैसे होता है? देखो, 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पे, तीनों में अलग अलग तरीके से होता है। देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक होगा। ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है और ये क्या कर लेता है? अपना रेस्पिरेशन कर लेता है, मतलब ग्लूकोज का ये ब्रेकडाउन कर लेता है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के। तो बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन कर रहा है, तो कैसा ब्रेकडाउन हुआ? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एनएरोबिक ब्रेकडाउन हुआ, ठीक। समझते हैं ईस्ट जो है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है? देखो, एक तो ईस्ट हमारी आँख से दिखता भी नहीं है। ये है क्या चीज़? देखो, कोई भी मीठी रोटी वगैरह बनाने के लिए, टिकिया वगैरह, ठोकवा वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, टिक्की बनानी होती है, या खस्ता बोलते हो ना उसको, वो सब बनाने के लिए क्या करते हैं लोग? आटा गूँथ देते हैं। आटा गूँथने के बाद उसको रख देते हैं, ठीक है, रात भर रख देंगे, ठीक है, रात भर रख देंगे, कुछ देर तक रख देंगे। इससे होता क्या है? उस पर आके जो बैक्टीरिया बैठता है वो यही है, ईस्ट नाम का बैक्टीरिया आके बैठता है, ठीक है। तो कब आके बैठेगा? यही मीठी रोटी वाला सामान हमको बनाना है, मीठी रोटी बनानी है, पावरोटी वगैरह बनानी है, तो आटा सान करके, आटा गूँथ करके क्या कर दिया? रख दिया उसको, ठीक है, 8-10 घंटे रख दिया। इतने में जो बैक्टीरिया आके बैठेगा, अब बैठ करके उस पर क्या करेगा? वही अपना अंडा बच्चा देगा, उसी पे अपनी फैमिली बढ़ाएगा। और जब ये उस पर बैठ करके अपनी फैमिली बढ़ा लेता है, तो पूरे गूँथे हुए आटे पे ईस्ट हो गया। अब होता क्या है? फिर वही 8-10 घंटे बाद उसी बैक्टीरिया के साथ, ठीक, ऐसे लोई बना करके गोल गोल, और वो खस्ता बना लिया छान करके, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? छोड़ा ही इसलिए जाता है ताकि बैक्टीरिया आके बैठे, क्योंकि अगर तुरंत बना दिया जाएगा, ठीक, तो ठीक से बनेगा भी नहीं और टेस्टी भी नहीं होगा। तो टेस्टी होने के लिए ज़रूरी है कि ईस्ट आके उस पर बैठे, और जब बैठेगा, पकाया जाएगा, तो उसमें आटे के साथ साथ ईस्ट भी पक जाएगा, फिर खाने में टेस्टी लगता है। तो उसी टेस्ट के लिए छोड़ा जाता है, ताकि छोड़ देंगे, ईस्ट नाम का बैक्टीरिया आके बैठेगा, उस पर अपनी फैमिली बढ़ाएगा, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ज़िला बना लेगा उसी में, है ना, हम दो, हमारे पूरा ज़िला, ऐसा करके। अब हो गया, फैमिली बना ली इसने। अब उठे और क्या किए? बेलन लगाए, रोटी जो भी मीठी वाली थी, खस्ता जो भी था, बना लिए उसको।
अब जो है ये टेस्टी लगता है। तो अब देखना ये है कि ईस्ट जो है कैसे अपने बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। यानी इसको जो ग्लूकोज मिला है, आटे पे बैठा खाया, थोड़ा बहुत खाया, कितना खाएगा, आँख से दिखता भी नहीं तो सोच सकते हो कितना खाएगा ये, ठीक है, तो पता नहीं चलता है। थोड़ा बहुत खाया उसी में से, फिर उसके बाद ग्लूकोज मिला इसकी हर एक सेल को। अब हर एक सेल जो भी है इसकी क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें है। क्यों? हमारी बॉडी इतनी बड़ी जो है हैं, जितना बड़ा एनिमल होगा उतना ज़्यादा उसको ऑक्सीजन लगेगी। अब ईस्ट है ही कितना बड़ा, आँख से ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये इतना छोटा है कि अब इसको ये ऑक्सीजन लेके करेगा क्या है, अपनी उस छोटी सी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ रखेगा। तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैसे ही अपनी सेल का इस्तेमाल करके पायरुवेट को तोड़ लेता है। तो पहला स्टेप था, सेल की बॉडी में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में, पायरुवेट में। 6 कार्बन से कितने में कन्वर्ट हो गया, 3 कार्बन में। फिर क्या हुआ, ईस्ट में अगर देखा जाए तो ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज इतनी छोटी है, ऑक्सीजन कहाँ ढोएगा बेचारा, तो लेने की औकात नहीं है। तो जब लेने की औकात नहीं तो बिना ऑक्सीजन के तोड़ लेता है। कैसे तोड़ता है देखो, पायरुवेट को यानी जो 3 कार्बन वाला है उसे तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में। एथेनॉल यानी C2H5OH। 3 कार्बन से कितने कार्बन रहेगा, अभी 2 कार्बन रहेंगे, तो 1 कार्बन कहाँ गई, 1 कार्बन जो यहाँ से बची है उससे क्या बना लिया, CO2 बना लिया, ठीक है। और फिर क्या करता है, और जैसे ही ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने बताया ना कि ग्लूकोज टूटेगा, पायरुवेट टूटेगा, तो क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस तरह से ईस्ट अपना काम करता है। ईस्ट ऑक्सीजन बाहर से नहीं लेता है, ठीक है। क्या करता है, देख सकते हो ग्लूकोज में ऑलरेडी ऑक्सीजन छिपी हुई है कि नहीं। तो बाहर से वो लेता नहीं, लेने की औकात भी नहीं है, साइज़ बहुत छोटी है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट हुआ। अब पायरुवेट में भी ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, कार्बन होगा। लेकिन कितने कार्बन होंगे, 3 होंगे। इन्हीं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या बना, एथेनॉल बना। फिर 1 कार्बन जो बच रहे उससे क्या बना, CO2 बना, और बाकी एनर्जी रिलीज हो ही रही है। ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसकी हर एक सेल में जो एक्टिविटी होनी होगी वो होगी, क्योंकि अभी एनर्जी तो मिल ही गई है इस्तेमाल करने के लिए। तो ये ईस्ट में हो गया कैसा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का बिना इस्तेमाल किए। अब है अगला हम ये समझ लेते हैं, बीच वाला भी समझेंगे, प्रेजेंस ऑफ O2, यानी अब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके होगा, जो कि हम लोगों में होता है, बड़े बड़े एनिमल्स में होता है। ठीक, कैसे होता है, ये है ग्लूकोज में ऑक्सीजन तो है लेकिन इतनी हमारे लिए काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम बाहर से क्या करते हैं, अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो हम ऑक्सीजन ले गए, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब होगा, तो हम कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक करते हैं, हवा वाला, ठीक ना, हवा गई छोड़े तो एरोबिक हो गया। ईस्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हवा लिया ना छोड़ा, कुछ नहीं किया, तो ये क्या हो गया, एनेरोबिक हो गया। तो हवा अंदर ले गए यानी ऑक्सीजन ले करके गए। अब जैसे ही ऑक्सीजन गई, अब ये पायरुवेट को ब्रेक करेगी, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और जैसे ही ये पायरुवेट का ब्रेक डाउन करेगी ऑक्सीजन, क्या रिलीज होगी, एनर्जी, और वो एनर्जी का इस्तेमाल हमारी हर एक सेल कर लेती है तरह तरह की एक्टिविटी के लिए। हो गया, ठीक है। तो तरह तरह की एक्टिविटी जो करनी है उसके लिए तो हमने ये ऑक्सीजन बाहर से लिया, और उस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज का पायरुवेट से क्या इसमें ब्रेक डाउन हुआ और क्या रिलीज हुई, एनर्जी, और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके तरह तरह की एक्टिविटी हम कर पा रहे हैं। ये हो गया। अब एक सीन ऐसा आता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है,
एक तो हमने देखा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, मौजूद ही नहीं है। एक हमने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, यानी है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीजन का। और दूसरा है कि ऑक्सीजन है लेकिन कम पड़ जाएगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ये कहाँ पे होता है? ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारी सेल का एक सेल ऑर्गेनल है, माने सेल का एक अंग है, पार्ट है। तो हमारी सेल का ही एक पार्ट है, एनिमल की सेल का ही ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट है, हिस्सा है। उसी में ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। ठीक, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वही सेल में। ठीक है, हाँ, अभी लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला कहाँ होता है, आवर मसल सेल्स। हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, यहाँ पे मसल सेल है, यहाँ पे मसल सेल है, ऐसे ही पाँव में भी यहाँ नीचे होता है मसल सेल, है ना। तो होता क्या है, मान लो ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक, क्या होगा, कब तक करेंगे एक्सरसाइज? अब खूब लगे जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने, तो क्या होगा, इससे थका हुआ फील करने लगेंगे ना थोड़ी देर के बाद। आधा 1 घंटे तक किया, 2 घंटे तक किया, कितना करेंगे? ठीक है, अब समझना ये है कि जो हमने खाना खा रखा है, अब एक्सरसाइज के ड्यूरिंग तो खाएंगे नहीं। ठीक, यानी जो खाना खा रखा है और उससे जो न्यूट्रिशन मिला है और उससे जो एनर्जी मिलेगी वो अब फिक्स हो गई है बॉडी में, फिक्स हो गई। अरे क्योंकि अब बाहर ऐसे एनर्जी, एक्सरसाइज करते वक्त तो एनर्जी हमको मिलेगी नहीं ना बाहर से। खाना एक बार खा लिया, जो मिलनी थी वो मिल गई है। अब हम एक्सरसाइज में लग गए हैं, और जैसे ही एक्सरसाइज में लगे क्या होगा, काम करेंगे। ठीक, ऐसे, या चलो मान लो दौड़ रहे हो, दौड़ोगे तो क्या होगा, ये जो पैर की मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स, ठीक है, उनमें महसूस होने लगता है, जकड़न महसूस होने लगती है, लगता है ऐसा कि हाँ क्रैम्प जैसा हो गया है, अब दौड़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा होता है। तो दौड़ लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे दौड़ लिए। अब होगा क्या, शुरू में जब दौड़ते हैं तो बॉडी में जो एनर्जी थी, बाहर से ऑक्सीजन लिए, ठीक है, एनर्जी बोले ग्लूकोज, तो बॉडी में ग्लूकोज है हर सेल में, बाहर से ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन गई और ग्लूकोज को उसने तोड़ा। अरे हम काम कर रहे हैं ना, दौड़ रहे हैं ना, तो एनर्जी और ज़्यादा चाहिए हमको काम करने के लिए, तो ऑक्सीजन बाहर से खींचते हैं, वो जाती है अंदर, ग्लूकोज को तोड़ती है, हैं, हम दौड़ते हैं। तो ऐसा चलता रहता है, हम दौड़ते रहते हैं, ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है, दौड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है, ऐसा चलता रहता है। हमने बताया कि वो जो एनर्जी है, अभी दौड़ रहे हो तो वो तो लिमिटेड है ना, बॉडी में एनर्जी, जो भी एनर्जी वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो होता ये है कि धीरे धीरे वो एनर्जी कम पड़ जाती है, और जैसे ही वो एनर्जी जो ग्लूकोज है बॉडी में वो कम पड़ेगा तो क्या होगा, अब ऑक्सीजन जब जाएगी, ठीक, अब जब ऑक्सीजन जाएगी तो होगा क्या, अब वो और ग्लूकोज मांगेगी बॉडी में, खिलाओ, हम तोड़ें इसको। ठीक है, अब समझना है कि हमने काम किया और अंदर जो ग्लूकोज था उसको तोड़वाए ऑक्सीजन बुला करके, एनर्जी लॉस हो गई हमारी, हो गई। अब होता क्या है, काम हमने कर लिया, बॉडी लगती है और जल्दी जल्दी एनर्जी मांगने, ठीक, क्योंकि अभी हम और दौड़ ही रहे हैं, तो बॉडी लगेगी और एनर्जी मांगने की, और एनर्जी मांगो दो तभी दौड़ेंगे। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, वही सांस फूलने लगती है ना, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींचते हैं, क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन हो और क्या मिले, एनर्जी मिले, ताकि हम क्या कर सकें, दौड़ सकें। ऐसा होता है, यही वजह है कि दौड़ते वक्त सांस फूलने लगती है। ठीक है, थोड़ी देर दौड़ लिया तो फिर सांस फूलने लगती है, रीज़न यही है, क्योंकि बॉडी और ज़्यादा एनर्जी मांगने लगती है, इसके लिए ऑक्सीजन तेज़ी से चाहिए अंदर, तो हम तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, ये चीज़ हुआ। अब क्या होता है, तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर लेके गए, लेकिन सीन क्या है, अब ग्लूकोज अंदर हमारे उतना नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो हम लॉस कर चुके हैं दौड़ करके पहले। तो अब आगे दौड़ने के लिए
हमें और एनर्जी चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन आगे तोड़ेगी। ठीक तो सिर्फ ऑक्सीजन खींचने से, बकाबक ऑक्सीजन खींचने, उससे काम तो होने वाला नहीं है। तो होता क्या है, हमारी मसल सेल्स, जो हमारी मसल सेल्स हैं, ठीक है, अब वो काम में आती हैं। वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन लिए, ठीक, बाहर से जो ऑक्सीजन आई उससे जो एनर्जी मिली, बाकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए वो हो गया। मसल सेल्स का क्या करें, उन्हीं का तो ज़्यादा यूज हो रहा है ना, तो उनको ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, अब होता ये है कि मसल अपने से खुद एनर्जी बनाती है। कैसे, पायरुवेट को पकड़ती है, ठीक है, किसको पकड़ती है, पायरुवेट को, और इसको किस में कन्वर्ट करती है, लैक्टिक एसिड में। ठीक, तो ये अपने लिए एक अलग से एनर्जी बना रही है। ठीक है ना, तो मसल सेल्स में, क्योंकि उनको अभी ज़रूरत है, हम काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं तो इनको ज़रूरत है अभी। ठीक है, बाकी बॉडी के लिए तो ऑक्सीजन काम कर रही है, लेकिन अब मसल के लिए कौन काम करेगा। बाहर से जो ऑक्सीजन ले करके आए उसने ग्लूकोज को तोड़ा, और जो एनर्जी निकली वो क्या हुआ, वो बाकी बॉडी को मेंटेन करने में चली गई ना। बाकी बॉडी भी तो थक रही है, लेकिन अभी भी मसल ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको ज़्यादा चाहिए, इसको ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। अब जब ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, तो क्या करेगा, अब कहेगा छोड़ो ऑक्सीजन का झंझट, क्योंकि वो तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है बॉडी के बाकी पोर्शंस को जा रही है वो एनर्जी, है ना। तो ये खुद से ही पायरुवेट को तोड़ती है बिना ऑक्सीजन के, माने वही ऑक्सीजन की कमी में ही तोड़ लेती है, और क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड। ठीक, और जैसे इसने इसको तोड़ा, लैक्टिक एसिड बनाया, और क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो ये वो प्रोसेस है। तो 3 तरीके का रेस्पिरेशन हम लोगों ने, माने 2 तरीके का ही है, एक ये बीच वाला है, ये कब होता है, हमारी मसल्स में होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं, एक्सेसिव वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो एरोबिक क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और कोई भी रेस्पिरेशन हो, दोनों में ब्रेक डाउन ही होता है, किसका, ग्लूकोज का। कैसे होता है, पहले सेल की बॉडी में ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा, पायरुवेट, फिर वो पायरुवेट को अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हिसाब से लेगा। ठीक है, कोई बिना ऑक्सीजन के तोड़ लेगा, कोई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तोड़ेगा, एनर्जी बनाएगा, और किसी को ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, उसी कमी में ही वो तोड़ लेगा, उसके लिए अलग से हिसाब है। ये सब हो गया। अब आगे क्या होता है, ये जो एनर्जी निकल गई है, ठीक है, अब इस एनर्जी का इस्तेमाल हम तुरंत तो करते नहीं हैं। मान लो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सेल में ग्लूकोज पहुंचा, अब जो ग्लूकोज है उसको सेल ने तोड़ा, और तोड़ करके क्या हुआ, एनर्जी बनी। अब उस एनर्जी जो बन गई, निकल गई, वो तो अब भाग जाएगी ना बाहर, तो उसको पकड़ के अंदर रखना है, स्टोर करके रखना है। तो वो स्टोर करने का काम कैसे होता है, देखो, स्टोर करने का काम ऐसे होता है, ADP। ठीक है, ADP का मतलब एडिनोसिन डाई फास्फेट, यानी 2 फास्फोरस होते हैं। ठीक है, कितने फास्फोरस, 2 फास्फोरस। तो 2 फास्फोरस अवेलेबल हैं। ठीक है, 2 फास्फोरस अवेलेबल हैं। अब कुछ सिंगल फास्फोरस भी अवेलेबल होते हैं। तब होता क्या है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो ऑर्गेनिज्म का माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो 2 फास्फोरस हैं और जो सिंगल फास्फोरस हैं, ये क्या करते हैं, फिर ये 2 वाले उसको बुलाते हैं। ठीक, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसी का इस्तेमाल करके, उसी को लगा करके तीसरे फास्फोरस को उसी में मिला लेते हैं। तो डाई फास्फोरस में एक और फास्फोरस हो गया, तो ATP यानी ट्राई फास्फोरस बन गया, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक, तो अब इन दोनों फास्फोरस ने तीसरे फास्फोरस को पकड़ने के लिए ये एनर्जी को यहाँ पे बांध बना के लगा लिया, है ना, लगा लिए, इसको बकरा बना दिए।
अब ये बकरा यहीं पे बंधा रहेगा, पकड़ा हुआ रहेगा। और जब जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई काम करने जाएंगे तो क्या होगा, यही जो बांड है जो कि एनर्जी है, ये क्या होगी, टूटेगी। ठीक, तो ये डाईफास्फोरस अलग और तीसरा वाला फास्फोरस अलग होगा, तो यहाँ से फिर से एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी फिर हमारे काम में आएगी। ठीक है। तो वही हम बोल रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एनर्जी को पकड़ के रखना है, स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए एडीपी फास्फोरस को अपने पास बुला लेता है इस एनर्जी का इस्तेमाल करके। ठीक, तो एडीपी से सिंथेसिस हो गया और क्या बना, एटीपी बना। ठीक, और जब जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो एटीपी टूटेगा, डाईफास्फोरस अलग, वो अलग, अब बीच की जो एनर्जी है वो रिलीज होगी और फिर उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे पहले तो एनर्जी स्टोर करी गई, कैसे, डाईफास्फोरस और फास्फोरस का इस्तेमाल करके एनर्जी स्टोर करी गई एटीपी के फॉर्म में। ठीक, तो इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एटीपी को। क्यों एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जब जब एनर्जी चाहिए तो ये टूटेगा, ट्राईफास्फोरस से फिर से डाईफास्फोरस बनेगा और एनर्जी जो पकड़ के रखा है वो छोड़ेगा और वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे। वही है, हैं। अब यहाँ से एटीपी टूटा, एनर्जी रिलीज हुई और जब रिलीज हुई तो ये क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन द सेल के अंदर, उन सबको ये फ्यूल करता है, सबको काम करने में मदद करेगा। तो ये है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, दो तरीके का रेस्पिरेशन, दो तरीके से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, एक ऑक्सीजन यूज करके तो एरोबिक, बिना ऑक्सीजन के तो एनएरोबिक। ठीक, एरोबिक ईस्ट में हमने देखा, ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं क्योंकि दिखता भी नहीं है, उसको ज़रूरत है ही नहीं ऑक्सीजन की। ग्लूकोज में ही जो ऑक्सीजन है उसी का इस्तेमाल कर लेता है, तोड़ लेता है। ठीक है, फिर ये हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक वाला जो हम लोग करते हैं और कुछ एनिमल्स भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन आती है, पायरुवेट को तोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और क्या, एनर्जी रिलीज होती है। ये होता है। एक और तीसरा भी है इसमें, हमारी मसल सेल्स का एक्सेसिव जब वर्क कर रहे होते हैं तो मसल में ऐसा फील होता है कि क्रैम्प जैसा आ रहा है, तो ऐसे में क्या करती है मसल, वो खुद से ही खुद का एनर्जी बनाती है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है अपना पायरुवेट तोड़ने के लिए। ठीक, तो मसल सेल्स के पास जो पायरुवेट है, जो ग्लूकोज है, उसको तोड़ने के लिए इन्हें ऑक्सीजन पर्याप्त मिल ही नहीं पाती। क्यों, क्योंकि बाहर से जो धक्का ऑक्सीजन हम खींच रहे हैं वो तो, और बॉडी भी थकी हुई है ना, उसमें लग गई, तो फिर मसल ऑक्सीजन की कमी में ही, ठीक है, पायरुवेट को तोड़ लेती है, लैक्टिक एसिड बनाती है और एनर्जी रिलीज करती है। ये सब कुछ हुआ। ठीक, अब ये 2-3 क्या लिखा हमने यहाँ पे, 2 कार्बन में कन्वर्ट हुआ, ये 3 कार्बन में और ये एक ही है। फिर क्या होता है, फिर होता है ये है कि एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको बांध के रखना है, उसको स्टोर करके रखना है, पकड़ के रखना है। तो इसके लिए डाईफास्फोरस होते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, एटीपी बनाते हैं। ठीक, एटीपी का सिंथेसिस होता है। फिर क्या होगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी एटीपी ब्रेक डाउन होगा, फिर से एटीपी में कन्वर्ट होगा ये, और जो बीच की एनर्जी थी वो टूट के रिलीज होगी, और जैसे ही रिलीज होगी हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे काम में, तरह तरह की एक्टिविटी के लिए वो फ्यूल का काम करेगी। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यानी ह्यूमंस ऑक्सीजन को अंदर ले करके जाते हैं। ठीक, तो क्या प्रोसेस है उसका हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का, और कैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन होता है उसको हम आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को तोड़ना था और जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको इस्तेमाल करना था। ये हमारा क्या था, ये क्या होता है, रेस्पिरेशन। अब कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड। पहला ये है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, ठीक है, स्थलीय जीव, तो
ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक, हमारे जैसे हम लोग इस इंसान हैं तो हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही आते हैं। तो हमारे लिए हमारे सराउंडिंग में, ठीक, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, मौजूद है, वो भी इनफ मात्रा में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से ही, अपने एटमॉस्फेयर से ही जितनी ऑक्सीजन चाहिए ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, ठीक, उन्हें तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी हमारे लिए तो डायरेक्ट ये हवा में अवेलेबल है, हमने ले लिया, लेकिन इनके लिए जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुली हुई है, डिजॉल्व्ड है। ठीक है, वही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन्हें लेनी पड़ती है। ठीक, और उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होती है। जैसे हम लोग हैं टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं हम लोग ना, ज़मीन पे पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पानी में जाके तो सांस लेते नहीं हैं, इधर ही लेते हैं ज़मीन पे ही। तो हमारे लिए हमारे एटमॉस्फेयर में पर्याप्त ऑक्सीजन अवेलेबल है, हम आराम से ले लेते हैं। क्वालिटी बहुत हाई है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन की। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में होती है पानी में। तो इसके लिए उनकी जो ब्रीदिंग का रेट होता है, ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, यही ब्रीदिंग है, मच फास्टर होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यानी पानी में जो जीव होते हैं, ठीक है, उनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है हम लोगों से यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? हम लोगों के पास पर्याप्त अवेलेबल है, आराम से सांस खींचते हैं, आराम से छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी में जो होते हैं, मछलियों को देखे होगे, वो जल्दी जल्दी अपना गलफड़ा ऐसे फुलाएंगे पचकाएंगे, फुलाएंगे पचकाएंगे। क्यों? गलफड़ा खोल दिया बंद कर लिया, खोल दिया बंद कर लिया। क्यों ऐसा जल्दी जल्दी करती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या है, कम है। और जब कम है तो एक बार में पूरी ऑक्सीजन वो ले नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोबारा फिर से खींचते हैं, तीसरी बार खींचेंगे, चौथी बार खींचेंगे, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी खींचते हैं ऑक्सीजन को। हैं, पानी को लेंगे, फिर पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उनके गलफड़े क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है तो एक ही बार में लिया, पहुंच गई, काम हो गया। लेकिन इनके पास ज़्यादा मात्रा में नहीं है, इसलिए इन्हें कई बार वही प्रोसेस करना पड़ता है ब्रीदिंग का। ठीक, ये चीज़ है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास इनफ ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, आराम से ले लेते हैं, आराम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ईजी होता है। ब्रीदिंग रेट स्लो होता है हम लोगों में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। वहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनकी ऑक्सीजन पानी में घुली हुई है। हमें पता है कि पानी का लेवल तो नीचे ही होता है ना हमारी अर्थ की सरफेस से, तो अब जो पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम ही होगी, क्योंकि है तो गैस ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर रहने की कोशिश करेगी, है ना। तो पानी में इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से इनके ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है, फास्टर होती है। ठीक, जल्दी जल्दी खींचेंगे तो काम भर, ज़रूरत भर ऑक्सीजन ले पाएंगे, ये होता है इनका। खैर, ये तो फैक्ट्स हो गए। अब आगे देखते हैं कि हम लोगों में यानी इंसानों में, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, ठीक, फिर कैसे वो फिल्टर होती है, छनती है, ठीक है, और फिर किस तरह से हमारी हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। क्योंकि हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। तो ऑक्सीजन का पहुंचना ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के पहुँचे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, फिर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। यानी ऑक्सीजन खींचना ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन सेल तक पहुंच सके, सेल तक पहुंचे ताकि ग्लूकोज टूटे और हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। खैर, देखते हैं। ये हमारा नाजल पैसेज होता है, पासेज। यहाँ से सांस हम अंदर लेते हैं, ठीक, सांस गया अंदर, ये माउथ कैविटी है, मुंह से भी सांस अंदर ले लेते हैं। तो देख सकते हो दोनों का कनेक्शन एक जगह पर जाके मीट कर रहा है ना, दोनों के लिए कॉमन नली हो गई। मुंह से खींचो चाहे नाक से खींचो, दोनों के लिए कॉमन हो गई। लेकिन मुंह से खींचने में थोड़ा रिस्क है और नाक से खींचने में कम रिस्क है। क्यों?
मुंह से अगर खींचोगे तो जो भी एयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, गंदगी वगैरह होगी या कुछ वायरस बैक्टीरिया सब होंगे, वो मुंह से कहाँ चले जाएंगे? डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। दिक्कत है। नाक से खींचने में क्या होता है? नाक से खींचने में होता ये है कि नाक में हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, ठीक। तो उन बालों में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, गंदगी वगैरह है, वो फंस जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। तो नाक से खींचना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू माउथ कैविटी। तो मुंह से सांस नहीं लेते हैं, किससे? नाक से लेते हैं। मुंह से लेने में ख़तरा है, नाक से लेने में ख़तरा नहीं है भी तो कम है। क्यों? नाक में बाल हैं, बाल में जो भी धूल मिट्टी के पार्टिकल आएंगे वो फंस जाएंगे, और अगर उसमें नहीं फंसे तो नाक में म्यूकस बनती है। म्यूकस बनती है ना, वही सर्दी में जिसको फेंक देते हो निकाल के, वही म्यूकस है। तो नाक में म्यूकस बन रही है, उस म्यूकस में चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर उस म्यूकस को ऐसे चिनट देते हो, वो बाहर गया, उसके साथ गंदगी भी बाहर गई। तो ये होता है। तो इसी वजह से नाक से ब्रीदिंग करनी चाहिए, मुंह से नहीं। तो नाक से ब्रीदिंग करी, ऑक्सीजन गई अंदर, ठीक है। ये वाले सेक्शन को ट्रैकिया बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं लैरिंग्स, और इस वाले सेक्शन को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है? पासेज प्रोवाइड करता है कि जो ऑक्सीजन आई है वो नीचे जा सके। तो फेरिंग्स ने पासेज प्रोवाइड करा, पास दे दिया इसको, गेट कीपर का काम कर रहा है, जा ऑक्सीजन जा, गई। फिर इसके बाद भेंट ये इससे होती है, किससे? लैरिंग्स से। लैरिंग्स क्या है? ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है। यहीं आवाज़ प्रोड्यूस होती है हमारी, अभी बोलते हैं तो बाहर आती है, ठीक। तो ये हमारे लिए वॉइस बॉक्स है, यहीं हमारी आवाज़ बनती है। तो फेरिंग्स का काम हो गया पासेज का, हवा को पास होने दे रहा है। और लैरिंग्स का काम क्या हो गया? ये पासेज में भी काम आ रहा है। और पासेज किस किस का? यहाँ से फूड भी पास हो सकता है, लैरिंग्स हो या फेरिंग्स हो, फूड भी जा सकता है, हवा भी जा सकती। तो ये पासेज में भी वर्क हेल्प कर रहा है। और साथ ही साथ ये जो है लैरिंग्स, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, यहीं इसी की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है, बोल पाते हैं। अब ये है ट्रैकिया, इससे होते हुए ऑक्सीजन नीचे जाती है। अब एक चीज़ समझना है कि इधर ये जो नली लगी हुई है, जिसको हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, इसमें रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर लगे होते हैं, रिंग्स ऐसे गोल गोल, ठीक है। एक गोल सा यहाँ, एक सर्कुलर, माने गोल के सर्कुलर, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ। तो पूरे गर्दन में ऐसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे लगे होते हैं। क्यों? ये अगर नहीं लगे रहते तो सिर्फ यहाँ पे चमड़ी वगैरह होती, मसल वगैरह होती, तो क्या होता? मान लो ऐसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक, हवा अंदर जा रही है, अब मान लो ये सिकुड़ गया, चिपक जाएगा, तब तो हम सांस ले ही नहीं पाएंगे। अब होता क्या है, जब ये रिंग्स होती हैं, तो जब ये चिपकने की कोशिश करेगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, हड्डी की ही होती हैं ये, तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, ये जो ट्रैकिया की वाल है, इनको आपस में चिपकने से क्या करती है? श्रिंक होने से क्या करती है? रोकती है। तो श्रिंक न हो जाए इसीलिए गर्दन में क्या लगा रखा है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, ताकि इजी पासेज होता रहे। पता चला कि ये वाली दीवार और ये वाली दीवार आपस में चिपक गई, अब कैसे पासेज होगा? न चिपके, इसके लिए रिंग्स हैं बीच में रिंग डाल रखा है। अब जैसे ही चिपकने की कोशिश करेंगे, रिंग जो है कहेगा नहीं, चिपकना नहीं है, फैलो, ये होता है। आगे गए तो ये हमारे दो लंग्स हैं, इन्हीं दोनों लंग्स में ये जो पासेज है ये डिवाइड हो जाता है दो सेक्शंस में। देख सकते हो, एक नली इधर आई है, एक नली इधर आई है। मेन जो नली थी वो दो नलियों में डिवाइड हो गई, माने ट्यूब में, एक ट्यूब इधर हो गई, एक ट्यूब इधर हो गई, ठीक। एक लेफ़्ट वाले लंग में होगी और एक राइट वाले लंग में, यानी फेफड़े में हो गई। लेफ़्ट वाला फेफड़ा, राइट वाला फेफड़ा, ठीक है। तो मेन जो हमारी पासेज वाली नली थी, ट्यूब थी, वो दो नली यानी ट्यूब में डिवाइड हो गई। इन दोनों नलियों को, जो माने ये जो दो ट्यूब्स हैं जो मेन ट्यूब से डिवाइड हुई हैं, इन दो ट्यूब्स को, इसको और इसको, ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकी, ठीक है। तो जो दो ट्यूब्स डिवाइड होके फेफड़ों में आई हैं मेन ट्यूब से, उनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं।
फिर आगे अगर देखा जाए तो ये जो ब्रोंकी है ये भी आगे चल के बंट गया है, देख सकते हो, इधर उधर इधर, ये भी नलियों में बंट गया है। तो एक तो मेन ट्यूब थी, उससे एक और ट्यूब बनी, क्या, ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी में भी ट्यूब बन गई। उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। और देख सकते हो कि ये जो ब्रोंकियोल्स हैं, ये जो भी ब्रोंकियोल्स हैं, सबके एंड पे, सबके टिप पे, ठीक है, एक झोले जैसा स्ट्रक्चर लगा है, ठीक। इसको अल्वेओलर सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेओलर सैक। तो ये जो एंड पे लगे हुए हैं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा बनाए हैं, ऐसे 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 ऐसे, इनको क्या बोलते हैं? अल्वेओलर सैक। इसमें छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बलून लाइक क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम अल्वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्वेलाई। तो ये जो छोटे छोटे माने ये जो सैक है, ये जो झोला है, ये जो बोरा है आगे लगा हुआ है फेफड़े के अंदर, उसमें क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे जैसे छोटे 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 छोटे। इनको हम क्या बोलते हैं? अल्वेलाई। ठीक, अल्वेलाई समझ में आ गया। अब यही इसी का मेन फंक्शन है, समझेंगे हम लोग। होता ये है, ऑक्सीजन यहाँ से नाक से लिए, एंट्री ली, इधर से सरकते हुए अंदर आई, फिर दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन घुस गई। अब जैसा कि हमने राइट वाले फेफड़े में स्ट्रक्चर बना रखा है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, अल्वेओलर सैक, ऐसे ही उधर भी होते हैं, लेफ़्ट वाले में भी। तो इमेजिन कर सकते हो उसको कि लेफ़्ट वाले में भी है। फिर ऑक्सीजन किस में घुसी? ब्रोंकी में। ब्रोंकी से किस में? ब्रोंकियोल्स में। फिर ब्रोंकियोल्स से कहाँ गई? अल्वेओलर सैक में ऑक्सीजन गई। सैक में ऑक्सीजन गई, सैक में जाने के बाद उसको जाना किस में है? अल्वेलाई में, यानी वो बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें। अब वो बलून लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? अंदर ऑक्सीजन को आने से पहले, ठीक, बस ऑक्सीजन को आने देता है, बाकी चीज़ों को उधर ही छांट देता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नाक से पहले जो मैक्सिमम गंदगी थी, वो नाक में जो हेयर लगे हुए हैं, नाक में जो म्यूकस है, ठीक है, उसमें चिपक गए, तो ज़्यादातर गंदगी तो उसमें रह गई। लेकिन जब ऑक्सीजन हमने खींचा है बाहर से, अपने एटमॉस्फेयर से, तो ऑक्सीजन के साथ और भी गैसें आई होंगी ना। वो गैस हमारी काम की नहीं है, हमारे काम की बस ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ तक आने के बाद, अल्वेओलर सैक पे आने के बाद, अल्वेलाई क्या करता है? बाकी की जो गैसेज होती हैं, बाकी की जो एयर होती है, जो गंदगी वगैरह अगर कुछ होती है तो उसको बाहर ही रहने देती है, बस किसको अंदर आने देती है? गुब्बारे में बस कौन जाता है? यानी अल्वेलाई में बस कौन जाता है? ऑक्सीजन। ठीक, तो इसने ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लिया। ठीक है, ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लिया। अब इसके बाद होता क्या है? ये जो अल्वेलाई है, इसका नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स के साथ। इसका नेटवर्क किसके साथ होता है? ब्लड वेसल्स। वही वेसल्स, वही ट्यूब्स जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को इधर से उधर लेके जाती हैं। तो अल्वेलाई में ऑक्सीजन आ गई, और इनका कनेक्शन किससे है? डाउन के साथ, यानी ब्लड वेसल के साथ। ब्लड में क्या, ब्लड वेसल में क्या दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है। ठीक, अब होगा क्या? ब्लड में एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में एक पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है। खून का कलर भी इसी की वजह से लाल होता है, इसलिए इसको पिगमेंट बोल रहे हैं। पिगमेंट माने जो किसी को कलर प्रोवाइड करे। तो हमारे ब्लड को ये रंगता है, कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर? रेड कलर। तो हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट है। ठीक, तो हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन जो है ना, एजेंट का काम करेगा। ये ऑक्सीजन को अपने में चिपका लेगा, ठीक, और हर एक सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो हर एक अल्वेलाई से क्या लगी होती हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में खून है, और खून में क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब अल्वेलाई ने क्या किया कि ऑक्सीजन किसको दे दिया? ब्लड वेसल को दे दिया। अब ब्लड वेसल में जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है,
तो ये हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। ठीक। ऐसे ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंच जाती है, फिर जाके ग्लूकोज को तोड़ेगी मार पीट के, और एनर्जी रिलीज होगी, उसका तरह तरह की एक्टिविटी में हम इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। अभी भी इसमें एक प्रोसेस बाकी है। क्या प्रोसेस? ये बाकी है कि हमारी सेल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। उनको बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो सेल को ऑक्सीजन चाहिए था, तो खींचे नाक से ले आए, इधर झोले में भरे, झोले में गुब्बारा है, गुब्बारे में भरे, यानी अलवेलाई में भरे, भर गई। फिर अलवेलाई ने ब्लड वेसल को दिया, ब्लड वेसल ने खून में हीमोग्लोबिन को दे दिया, उसने हर एक सेल तक पहुंचा दिया। ये काम हो गया। अब CO2 का क्या? तो CO2 का क्या होता है कि हर एक सेल से जो CO2 होती है, ठीक, वो बह करके इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ आती है? अलवेलाई में ही आती है। ठीक। तो अलवेलाई किनका एक्सचेंज कर रहा है? ऑक्सीजन को भेज रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बुला रहा है। भेजा किसको? ऑक्सीजन को। बाहर से जो ऑक्सीजन लिए थे इसने भेज दिया, और उसके बाद हमारी बॉडी में जो हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जमा होकर ब्लड वेसल में बह करके कहाँ आती है? अलवेलाई तक। अलवेलाई में फिर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है, फिर इसके बाद अल्वेओलर सैक, फिर यहाँ से वापस कहाँ? ब्रोंकियोल्स में, फिर ब्रोंकी में, फिर ये मेन ट्रैक से होते हुए कहाँ? नाक से बाहर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस है। ठीक है। तो ऑक्सीजन को हमने अंदर लिया, ठीक है, ये इनहेलेशन होता है। इनहेल हुआ, क्या हुआ? ये इनहेल मतलब एयर कहाँ गई? अंदर गई। ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया, ये क्या होता है? एक्सहेल। इन मैंने अंदर बुलाया, एक्स मैंने बाहर छोड़ दिया। ठीक है। तो ऑक्सीजन को इनहेल किया ला करके, ठीक है, मेन ट्रैक से होते हुए ये दो ट्यूब में डिवाइड हो गई। ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से अल्वेओलर सैक में गुब्बारे हैं, अल्वेओली हैं, उनमें ऑक्सीजन घुसी। फिर ऑक्सीजन को उसने किसे पकड़ा दिया? ब्लड वेसल को, क्योंकि इसका कनेक्शन किससे है? ब्लड वेसल से। खून में, ब्लड वेसल में क्या है? खून है, ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड भी रेड होता है, और वही ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता भी है खून के जरिए दौड़ते हुए। फिर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, ब्लड वेसल्स जब ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ब्लड को पासेज दे रही हैं, तो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी आने के लिए पासेज देंगी। तो ब्लड वेसल्स को ही पकड़ के खून के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आ करके किसमें? अल्वेओलाई में जमा होता है। जमा होकर के फिर अल्वेओलर सैक, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकी, फिर वापस इधर मेन ट्रैक से होते हुए नाक से बाहर। ठीक है। ये हो गया एक्सहेल। तो इनहेल हुआ और क्या हुआ? एक्सहेल हुआ। ये करके हमारी बॉडी में क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। ठीक। तो रेस्पिरेशन मीन्स क्या? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। हमने ऑक्सीजन को अंदर भेजा, सांस लिया, ये ब्रीदिंग है। और इवन मैंने CO2 को भी बाहर छोड़ा ना, तो हमारा इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेल और एक्सहेल, ये क्या है? ब्रीदिंग है। ठीक। रेस्पिरेशन क्या है? हाँ, जब ऑक्सीजन सेल में पहुंच गई, तो अब सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन को पा करके क्या होगी? टूटेगी। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और ब्रीदिंग मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। ठीक है, हम लोगों के लिए। और प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग क्या है? प्लांट्स के लिए ब्रीदिंग क्या है? वो तो CO2 इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है। तो वही एयर को अंदर लेना और अंदर जो है उसको बाहर छोड़ना, इनहेल और एक्सहेल, ये क्या होता है? ब्रीदिंग।
और रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये हो गया रेस्पिरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन पे चलेंगे।